वाले हैं। यहाँ पे पराग कहता है ये सब कुछ अत्याचार अगर कपिल के साथ हो रहा था तो कपिल ने हमें बताया क्यों नहीं, हमारे सामने सच्चाई क्यों नहीं रखी। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि हम उस समाज में रहते हैं, हमारे समाज में लड़कों को तो बस यही कहा जाता है कि बेटा बिल्कुल भी रोना नहीं है, आंसू बहाने का काम जो है ना वो लड़कियों का होता है। गिर गया है, चोट लगी है तो यही कहा जाता है कि दर्द को बर्दाश्त करना सीखो, लड़कियों की तरह रोना नहीं। यहाँ लड़कों को हमेशा से ही पत्थर की तरह जीना सिखाया जाता है और यहाँ पे रोना और किसी के सामने अपनी बात रखना ये पुरुषों की कमजोरी होती है। तो ऐसे में कोई भी लड़का कैसे ये सारी बातें आसानी से बोल सकता है। अगर किसी लड़के के साथ गलत होता है और वो लड़का सबके सामने ये भी बताने की कोशिश करेगा कि उसके साथ गलत हुआ है, ये सब उसके साथ गलती से गलत कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई लड़की को नहीं बल्कि उस लड़के को ही गलत समझेंगे और कहेंगे ये मर्द होकर भी अपनी पत्नी से ये सब कुछ सहन कर रहा है। यहाँ पे कोई भी किसी लड़के को रोता हुआ देखता है तो उसे गलत समझ लेता है। ऐसे में लड़के अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा के रखते हैं। यहाँ पे हमें अपने बच्चों को, लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि हमें दर्द बांटने से कम होता है, ना कि वो बढ़ता है। तो हमें दर्द हो तो अपनी बात सबसे शेयर करनी चाहिए। यहाँ पे किसी और की बात क्यों कर रही हूँ, मैं तुमको बताती हूँ कि मेरी बेटी पाखी है ना, उसने भी अधिक को इसी तरह से सबके सामने गलत किया था, अपने आंसू दिखाए थे और सबके सामने अधिक को गलत बताया था। यहाँ पे अनुपमा बताती थी कि किस तरह से पाखी यहाँ पे अधिक को टॉर्चर करती थी, किस तरह से जलील करती थी। तब यहाँ पे पराग से अपनी गलती का एहसास होता है और पराग कहता है क्या कपिल जी पहले से ही ऐसी ही करती थी। तब यहाँ पे कपिल बताता है हाँ, शुरू से ही उनकी बहन ऐसी ही थी। यहाँ पे मैंने जिस किसी को भी ये सारी बातें बताई ना तो किसी ने भी मेरा भरोसा नहीं किया, बल्कि मुझे पे ही सवाल उठा दिया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुपमा जी ने मेरी बात समझी और मेरी गलती यहाँ पे मुझे एहसास कराई। तब यहाँ पे मोटिवा कहती है कि मैं इनकी बातों को नहीं मानती, क्योंकि कोई भी लड़का अपने पत्नी की बातें नहीं सुनता और ना ही टॉर्चर सहता है। तो ऐसे में पराग कह देता है कि सुनते हैं बात सुनते हैं, जिसके अच्छे संस्कार हो ना वो लड़के हमेशा ही अपने पत्नी के टॉर्चर सहन कर लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे से रिश्ते नहीं चलते, दोनों भी अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं तभी सारे रिश्ते चल सकते हैं। हर किसी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अपने गलतियों को समझे और उन्हें उसकी सजा भी दे। लेकिन यहाँ पे कपिल जी का ऐसा है कि उन्होंने अपनी कमजोरी और संस्कारों में ही रह गए। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि दर्द का एक निशान है जो सबके सामने आया है, एक ऐसी कई सारी बातें हैं जो सिर्फ अपना निशान छोड़ के चली गई है। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि वसुंधरा जी आप देखोगी क्या उन सभी निशानों को। तब यहाँ पे अनुपमा बताती है किस तरह से कपिल के हाथों पे, माथे पे, सब जगह टॉर्चर के निशान होते हैं। तब अनुपमा कहती है कि ये वाली चोट उस दिन लगी थी जब कपिल भाई कीर्ति के लिए इलायची वाला दूध लेकर गए थे। दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म था, इसलिए कीर्ति ने दूध का ग्लास कपिल भाई पर फेंक दिया और उसका कांच आके उनके हाथों में लग गया। और ये माथे वाली चोट की बात कर ले, ये माथे वाली चोट उस दिन लगी थी जब कपिल जी ने अपने माँ को कुछ पैसे दिए थे और पैसे देने के बाद ये सब कुछ कीर्ति ने देख लिया और तभी कीर्ति ने इन्हें जोर से धक्का दिया, तब इनके माथे पे चोट लग गई। लेकिन सबसे बड़ी बात वसुंधरा जी, आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि इनके माथे पे ये चोट कैसी लगी है, क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कपिल भाई बता रहे थे उनके शरीर पे ढेर सारी ऐसी चोटों के निशान तो है। यहाँ पे कपिल बताता है अपनी सारे चोटों के निशान। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कभी इन्हें बेल्ट से मारा गया, तो कभी किसी से, तो कभी इन पे गर्म पानी फेंका गया, तो कभी इन्हें अगरबत्ती के चटके दिए गए। ऐसा कोई करता भी है किसी के साथ? शारीरिक चोट तो हम देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं इनके मन पर भी और कितनी सारी चोटें लगी होगी।
तब यहाँ पे रेवा कहती है कि ये सब कुछ झूठ भी हो सकता है। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि सुई जो है ना वो बहुत छोटी सी होती है, अगर हाथों में या कहीं चुभ जाए ना तो आंखों से आंसू निकाल देती है। तो तभी यहाँ पे अनुपमा कहती है कि औरत भी बिल्कुल ऐसी होती है, अगर अपने पे आ जाए ना तो अच्छे अच्छे इंसानों को नीचे दिखा देती है, उनके आंसू निकलवा देती है। हम सब औरतें हैं, औरतें क्या क्या कर सकती ना ये हम सबको पता है। पर औरतें सिर्फ यहाँ पे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक चोटें भी दे सकती है अपने पति को, जैसे कि बार बार ताने देना, बार बार पति को धमकाना, रो रो कर पति को इमोशनल ब्लैकमेल करना, दुनिया की धमकी देना। कई औरतें तो ऐसी भी होती हैं, दुनिया के सामने रो रो के अपने ही पति को बुरा बनाती है और आप खुद एकदम सती सावित्री बन के सबके सामने प्रेजेंट होती है। दूसरी ओर यहाँ पे गौतम कह रहा होता है कि ये लड़कियों की तरह रो क्या रहा है, उठकर सीधे 2 चांटे रख देता, सब कुछ ठीक हो जाता। तब यहाँ पे पराग कहते हैं कि हमारे बेटे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन हम बेटियों को अलग ज्ञान देते हैं और बेटे को अलग ज्ञान देते हैं, और इस वजह से बेटियाँ तो मजबूत हो जाती हैं लेकिन बेटे कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि हमें बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बल्कि जब आंसू आते हैं ना तो बेटी को भी वही कहना चाहिए और बेटे को भी वही, क्योंकि आंसू जब आते हैं वो ये नहीं देखते कि वो लड़के के आंखों में से आ रहे हैं कि लड़की के। अत्याचार किसी के साथ भी हो रहा हो लेकिन वो अत्याचार। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि अभी हम पुलिस को बताते हैं और ये जो सबूत है ना, इतना सब कुछ गलत हुआ है इनके साथ, तो ऐसे में पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर करेगी। तब यहाँ पे पराग कोठारी कहता है कि हाँ मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तभी यहाँ पे पराग कोठारी कहता है कि कीर्ति तू कोठारी परिवार पे लगा हुआ कलंक है और ये कलंक आज के आज ही मिट जाए तो अच्छा होगा। तब यहाँ पे कीर्ति कहती है कि हाँ बुलाओ, तुम पुलिस को बुलाना चाहते हैं, पुलिस को क्या फौज को भी बुलाओ, मैं तुम लोगों पे ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुम सब जेल में सड़ोगे। तब यहाँ पे कीर्ति कहती है कि मैं यहाँ पे इस कपिल के साथ नहीं रहना चाहती, मैंने तो कहा था कि मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे इसके पल्ले बांध दिया और इसे छोड़ने के लिए कह दिया कि अगर इसे छोड़ दिया तो वो मुझे प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर देंगे। तब यहाँ पे मोटी बा कहती है कीर्ति तुझे अपने रिश्ते की नहीं पड़ी बल्कि तुझे सब कुछ पैसों में ही मिल रहा है। ऐसे में कीर्ति कहती है कि मोटी बा कुछ दिनों पहले आपका घर बिकने वाला था, ऐसे में आप तो आपकी जान देने के लिए भी तैयार हो गई थी। अगर तुम्हें इनके साथ नहीं रहना है, उस घर में इम्पोर्टेंट नहीं मिल रही थी तो कहीं भी छोटे से घर में चली जाती, अपने परिवार के साथ खुश रहती। तब यहाँ पे कीर्ति कहती है वाह वाह मोटी बा, आप तो बड़े बड़े महलों में रहे और मैं एक छोटे से घर में रहूं। यहाँ पे अनुपमा कहती है अगर पैसे ही चाहिए थे तो अपने माँ बाप से लो, किसी बेगुनाह की जिंदगी क्यों ही बर्बाद करनी। तब यहाँ पे ख्याति कहती है कि मासी ने है ना बहुत ज़्यादा सही काम किया है, तुम्हारा जायदाद पे तो क्या ज़मीन पे भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा बर्ताव तो कोई कैदी के साथ भी नहीं करता जेल में, जैसा कि तुम अभी अपने पति कपिल के साथ कर रही थी। नीता कहती है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से साइको है। तभी राही कह देती है कि हाँ काकी आप बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ पे राही कहती है कि इन्हें थेरेपी की ज़रूरत है। तब यहाँ पे नीता कहती है इन्हें थेरेपी की नहीं बल्कि चप्पल से पीटने की ज़रूरत है। तब यहाँ पे कीर्ति कहती है कि देखती हूँ मैं कौन मुझे हाथ लगा सकता है। तो यहाँ पे अनु गुस्सा होती है और कहती है कि चुप, बार बार एक ही लगा रही है, मैं काट डालूंगी मार डालूंगी काट डालूंगी मार डालूंगी। अनु यहाँ पे थप्पड़ लगाने वाली होती है लेकिन तभी अपना हाथ रोक लेती है। यहाँ पे कपिल अपने हाथ जोड़कर पराग कोठारी के पास आता है और अपने हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे इनसे इंसाफ दिलाओगे, मुझे कीर्ति से मुक्ति दिलाओगे। और यहाँ पे पराग कपिल को उठाता है और अपने गले लगा देता है। वही हम देखने वाले हैं, कोठारी परिवार के सभी लोग आके कपिल के पास आके खड़े हो जाते हैं। मोटी बा अकेली ही कीर्ति के पास होती है, कीर्ति के पास से इधर आ रही होती है। तभी यहाँ पे कीर्ति मोटी बा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मासी नहीं। तब यहाँ पे मोटी बा अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से कपिल की ओर आ जाती है।
वही यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मर्द गलत होते हैं लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी औरतें भी गलत होती हैं। वही दूसरी ओर शाह हाउस में पूरी तरह से पाखी और किंजल दोनों के बीच में जंग छिड़ी होती है। तो वही यहाँ पे बापूजी को किसी का कॉल आ जाता है। जैसे ही कॉल लेते हैं तो उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। अभी यहाँ पे बापूजी कहते हैं कि मेरा दोस्त हॉस्पिटल में है। तब किंजल यहाँ पे कहती है कि बापूजी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वही कोठारी परिवार में अनुपमा के सामने हाथ जोड़ते हुए सब कहते हैं कि आपने हम सबको बचा लिया गलत काम करने से। वहीं पे अनुपमा कहती है कि अगर कोई सुधरना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे अनुपमा बोलती है कि अब खुशियाँ आने वाली हैं, इसलिए अपना मूड ठीक कर लो। तो वही दूसरी ओर यहाँ पे मोटिबा कह देती है कि अब तो मुझे और भी खुशियाँ चाहिए, अपनी टिंकू और राही का बच्चा चाहिए। तब यहाँ पे राही कहती है कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। तभी यहाँ पे प्रेम कहता है कि राही और मैं हम दोनों भी अपने अपने सपनों में बहुत कुछ करना चाहता है। ऐसे में जब भी हम दोनों तैयार हो गए, हमारे सपने पूरे कर लेंगे, तब हम बेबी प्लान भी कर लेंगे। कंफर्टेबल राही तो अपने मायके से ज़्यादा यहीं पे कंफर्टेबल रहती है। लेकिन तब प्रेम कहता है कि नहीं मोटिबा, हम अभी दोनों भी तैयार नहीं है बच्चे के लिए। यहाँ पे मोटिबा कहती है कि बच्चे होने के बाद काम कौन सा रुक जाता है। यहाँ पे मोटिबा कहती है कि आप पराग को ही देख लो, क्या पराग को तुम सब होने के बाद क्या पराग ने काम बंद कर लिया। तब यहाँ पे पराग कहते हैं कि मोटिबा इन सारी बातों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मोटिबा कहती है कि नहीं, हम ये बात आज ही करेंगे और अनुपमा जी के सामने करेंगे। तब यहाँ पे अनुपमा के सामने मोटिबा कहती है कि मुझे पता है तुम्हें सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं और अपने आप पैरों पे खड़ा होना है, लेकिन नहीं, आज तुम अनुपमा जी के सामने ही सच बताओगी। और तुम अनुपमा जी को ही देख लो, जब भी अनुपमा जी के परिवार को उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा ही अपने परिवार के पास पहुंच जाती है। वो अच्छे से पता है कि पहचान रहे या ना रहे, लेकिन परिवार हमेशा ही उनके साथ रहेगा। मोटिबा कहती है कि अपने परिवार को बढ़ाने का यही टाइम है और यही टाइम सही है। मुझे तुम दोनों से एक छोटा बच्चा चाहिए। तो आखिर आप क्या फैसला लेने वाले हैं राही और प्रेम। तो दोस्तों अपकमिंग एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलने वाले हैं। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।